सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 4 युगों का दौर भाग 1 को करेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया। हम इस पाठ को एक सार के रूप में करेंगे। सबसे पहले आता है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। आइए इसके बारे में जानें। मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। इसका शासन छोटे क्षेत्र पर था। उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्तरिया भारतीय यूनानी फैल गए थे। उन्होंने मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, पर उनकी हार हुई। उसने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और मिलिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध ख्यानों में उसे संत कहा गया है। इस प्रकार यूनानी और बुद्ध कला का जन्म हुआ। पता लगा कि बुद्ध कला का जन्म कैसे हुआ। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए। ये शक बुद्ध और हिंदू हो गए, दो भागों में बट गए। कुछ बुद्ध हो गए और कुछ हिंदू हो गए। युइची सुदूर पूर्व से आए। युइची सुदूर का अर्थ है बहुत दूर, पूर्व से आए। इनमें से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने उत्तर भारत पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य को बढ़ा लिया। उन्होंने मध्य एशिया के बड़े भाग पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को और व्यापक तथा मजबूत बना लिया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म तथा ज्यादातर ने बुद्ध धर्म अपना लिया। कनिष्क उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका बुद्ध कथाओं में उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी तक्षशिला के निकट पेशावर थी। यहाँ भारतीयों की मुलाकात चीनियों, ईरानियों तथा तुर्कों से होती थी। इनकी विभिन्न संस्कृतियों के मेल के फलस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली का जन्म हुआ। कुषाण काल में बुद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया। दो संप्रदाय बच्चों क्या है? हीनयान और महायान। इनके मध्य विवाद उठने लगा। इन विवादों से अलग एक नाम नागार्जुन का है। जो ये विवाद उत्पन्न हुए इनके, उनसे एक अलग नाम भी सामने आता है। वो क्या है? नागार्जुन का है, जो बुद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन दोनों के ही विद्वान थे। वो किस चीज के विद्वान थे? भारतीय दर्शन भी उन्हें अच्छे से पता था, उनके भी वो विद्वान रहे और बुद्ध शास्त्रों के भी विद्वान रहे। उनके कारण महायान की विजय हुई। चीन में महायान तथा लंका और ब्रह्मा में हीनयान को मानने वाले लोग थे। देखो, जो चीनी थे वो महायान को मानते थे और जो लंका और ब्रह्मा के लोग थे वो हीनयान को मानने लगे। ईसा की 4वीं शताब्दी में जब विदेशियों का आगमन हुआ, तब तक राष्ट्रीय आंदोलन अपना निश्चित रूप ग्रहण कर चुका था। एक अन्य शासक चंद्रगुप्त ने नए हमलावरों को मार भगाया और 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। इस साम्राज्य में एक के बाद एक अनेक महान शासक हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल थे।
आरंभ में या शुरू में जब आर्य भारत आए तब उन्होंने इसे आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था। तब भारतवर्ष के सामने यह समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे किया जाए। दूसरे विदेशी तत्व आकर यहाँ जज्ब होते गए, मीन्स मिलते चले गए। विदेशी आक्रमणों ने उनके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया का स्वर राष्ट्रवादी था, जिसमें राष्ट्रवाद की शक्ति के साथ साथ संकीर्णता भी थी। हिंदूवाद या ब्राह्मणवाद इस राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। बुद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचारधारा से हुआ था, पर यह धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय विश्व धर्म था। ऐसे में ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत तथा तेजस्विता से भरपूर था। इसके प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल बहुत ही शानदार था। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया और इतने ही समय तक स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर नए आक्रमणकारियों ने गोरेहुण पर हमला किया। गोरेहुण विशेष जाति है, उन पर हमला किया और उनके सरदार मेहिरगुल को कैद कर लिया। गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसे छोड़ दिया, जो उसे भारी पड़ा। हुनों का शासन थोड़े समय के लिए रहा। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उनका दमन करके उत्तर से मध्य भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वह कवि और नाटककार भी था। हर्ष ने हिंदू और बुद्ध दोनों धर्म को बढ़ावा दिया। 629 ईस्वी में उसी के काल में चीनी यात्री हुआनत्सांग भारत आया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। इस समय अरब से एशिया और अफ्रीका में फैलने के लिए इस्लाम अपना सिर उठाने लगा। तो ये देखा हमने गुप्त शासन में राष्ट्रीयवाद और साम्राज्यवाद। अब आगे देखते हैं दक्षिण भारत के बारे में। आइए दक्षिण भारत के बारे में जानें। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का अंत होने पर भी बड़े राज्य हजारों सालों तक फलते फूलते रहे। दक्षिण भारत दस्तकारी और समुद्री व्यापार का केंद्र बना रहा। यहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और यहाँ रोमन के सिक्के भी पाए गए हैं। उत्तर भारत पर बार बार होने वाले हमलों, आक्रमणों से दक्षिण भारत पर अधिक असर नहीं हुआ। उत्तर भारत के बहुत से लोग दक्षिण में बस गए। इनमें जागीर, शिल्पी और कारीगर भी थे। इस तरह दक्षिण भारत पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। तो ये था दक्षिण भारत के बारे में संक्षिप्त रूप से। अब आगे देखते हैं शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। तो आइए इसके बारे में भी जानें। भारत पर बार बार विदेशी हमले तथा एक के बाद एक नए साम्राज्य की स्थापना होती रही।
परंतु इसके बाद यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन का दौर रहा है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि ने 200-200, 300-300 वर्षों तक राज्य किया। कुषाण जैसे लोगों ने भी अपने आप को इस देश की परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। यहाँ यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के दौर चले हैं। अंग्रेजी राज्य में यहाँ शांति व्यवस्था कायम हुई, यह भ्रामक है, भ्रांतिपूर्ण है। अंग्रेजी शासन के समय देश अवनति की पराकाष्ठा तथा सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। इसी कारण यहाँ अंग्रेजी शासन कायम हो सका। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाने प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह पाश्चात्य सभ्यता से अधिक सफल रही। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार युक्त सामाजिक ढांचे ने इसे पूरा होने में मदद की। इसमें व्यक्तिवाद के लिए स्थान नहीं रह जाता। इसके विपरीत भारतीय दर्शन नितांत व्यक्तिवादी है। उसकी सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है। भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, जिसमें रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इसके बावजूद समुदाय को लेकर लचीलापन था। सारे कायदे या सामाजिक नियमों को रीति रिवाज से बदला जा सकता था। नए समुदाय ने भी अपने अलग रीति रिवाजों, विश्वासों को बनाए रखकर सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी कारण विदेशी तत्व यहाँ आत्मसात होते गए। भारत में व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास दिखाई देता है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया तथा एकता की मोहर लगाई। यहाँ अनेक राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह बनी रही। बाहरी लोग इसमें केवल सतही हलचल ही पैदा कर पाते थे। इस तरह यहाँ समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की ही स्वतंत्रता सुरक्षित रहती थी। यहाँ आने वाले हर बाहरी तत्व को भारत ने अपने में जज्ब कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, जिसने अलग थलग रहने की कोशिश की, अलग थलग रहने का प्रयास किया। वह नष्ट हो गया और उसने स्वयं को या भारत को नुकसान पहुंचाया। यहाँ हमने संक्षिप्त रूप में देखा प्रगति बनाम सुरक्षा के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं हम भारत का प्राचीन रंगमंच। आइए इसे भी देखें कि इसमें क्या बताया गया है और समझें। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध, विचारों में और अपने विकास में पूर्णतया स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं में खोजा जा सकता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि द्वारा कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया गया है। व्याकरण किन्होंने लिखी? पाणिनि ने। इनके द्वारा जो नाट्य रूप थे उनका भी उल्लेख मिलता है।
नियमित रूप से लिखे 3 नाटक जो मिले हैं उनमें ऐसे रचनाकारों और नाटकों का हवाला मिला है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक नाटककार भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का संग्रह मिला है। संग्रह मीन्स एक जगह 13 नाटक मिले हैं। असंग घोष के प्राचीनतम संस्कृत नाटक ताड़पत्रों पर लिखे गोभी रेगिस्तान की सीमा पर तूफान में मिले हैं। बच्चों, ताड़पत्र एक पेड़ पर जो पत्ते बड़े बड़े पत्ते लगते हैं, ताड़ का पेड़ होता है, उस पत्तों पर लिखा जाता था। और गोभी रेगिस्तान ये जगह का नाम है कि उसकी सीमा पर तूफान में मिले हैं ये। अश्व घोष द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुई। संस्कृत साहित्य में कालिदास को सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में थे। कालिदास उनके नवरत्नों में से एक थे। मेघदूत उनकी लंबी कविता है। कालिदास की बहुत ही प्रिय कविता है मेघदूत, और वो एक लंबी कविता है जिसमें एक बंदी प्रेमी अपनी प्रिया को मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। उनके प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। शकुंतला भी किनके द्वारा रचित है? कालिदास जी के द्वारा रचित। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कालिदास से पहले शूद्रक की एक रचना मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी प्राप्त हुई है, जो बनावटी नाटक प्रतीत होता है। चार ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा, जो राजनीति के विरुद्ध था। 7वीं शताब्दी में हर्ष द्वारा लिखे गए 3 नाटक मिलते हैं। इसी समय के नाटककार भवभूति हैं, जो भारत में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। सदियों तक बहने वाली संस्कृत नाटकों की इस धारा में 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक ह्रास आने लगा। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोग प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृतिक यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं तो स्त्रियां तथा सामान्य वर्ग प्राकृत। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। नाटक समाज के अभिजात वर्ग तक सीमित रहा। इसके साथ साथ लोकमंच का भी विकास होता रहा। इनकी कथाओं का आधार भारतीय पुराकथाएं तथा महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। ये अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों में रचे जाते थे, इसलिए एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे। ये हमने देखा भारत का जो प्राचीन रंगमंच किस प्रकार रहा, हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में जाना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व, आइए इसके बारे में भी जान लें। संस्कृत भाषा अत्यंत विकसित, अलंकृत और अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। यह उस व्याकरण से युक्त है जिसका निर्माण करीब 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने किया था। इसका मूल रूप आज भी वही है। संस्कृत साहित्य के
पतन के काल में इस भाषा में अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी है। सर विलियम जोन्स ने इसके बारे में कहा था, संस्कृत भाषा पुरानी होने के साथ साथ अद्भुत बनावट वाली तथा यूनानी और लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है, विशेष है। इसके साथ ही यह भाषा इन दोनों के साथ खूब मिलती जुलती है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। तो प्यारे बच्चों, हमने नेहरू जी द्वारा रचित भारत की खोज के पाठ 4 युगों का दौर आज संक्षिप्त रूप में भाग 1 पढ़ा है। आप इसे अपनी पुस्तक से विस्तार रूप में पढ़िए और समझिए। अगली कक्षा में हम भाग 2 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।